हेलो। हाँ, रेसिड्यू से भी आएगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी आएगा। पहले इससे करते हैं, उसके बाद रेसिड्यू से कैलकुलेट करते हैं इसको। क्लियर है सबको ये? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। सिंपल सा अपने पास एक कंटूर गिवन था कि जिसमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिसका इक्वेशन होगा ये अपने को सीधे सीधे दिख रहा है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 पे है, रेडियस इसका 1 है। अब अपने को एक इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, 1/2 पाई 1/z³ - 1 dz। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/2 पाई, मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, z-1 z² z+1। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे लिख देता हूँ, फिलहाल के लिए भी इसको ऐसे लिख देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ इसको बाद में देखते हैं। अब ये जिसका रूट आ रहा है, इसके रूट क्या होंगे, एक तो -1 + √3i/2, ये अपने को पता होना चाहिए। या फिर सिंपल इसको ओमेगा लिख सकते हो और दूसरे को ओमेगा² लिख सकते हैं। तो एक ओमेगा यहाँ पे आता है। एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करो, इसको 120 डिग्री 120 डिग्री में करेंगे तो ये एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, मतलब दोनों डोमेन के बाहर है। मतलब ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक हो गया इस डोमेन पे, अपने डोमेन पे। अब ये एनालिटिक फंक्शन है और ये z-z0 के फॉर्म में है। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला इसका आंसर क्या आएगा, जो भी f ऑफ z है उसमें 1 पुट करना है। तो इस पे जब 1 पुट कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। जैसे इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले, फिर सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। और इसके बेसिस पे मतलब हर साल जो भी एग्जाम होता है ना, एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता ही है, या तो 4.75 मार्क्स के लिए होगा या तो 3 मार्क्स के लिए, बट एक क्वेश्चन कंफर्म है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता ही है। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अब सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ये समझ में आया सबको? हेलो। हाँ, अब इसमें देखो, फिर 2020 में ही सेकेंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आया था। इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि गामा एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ये अपने पास एक सर्कल गिवन है और ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। तो लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे, तो दोनों को हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और कॉची रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। अब इसमें भी देखो सेम उसी मेथड का यूज करेंगे। एक अपने पास सर्कल गिवन है। हाँ, और एक बार ना वीडियो को नहीं समझ में आ रहा ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो को ना 1-2 बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और वैसे ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि वही कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज कर रहे हो। z-1 = 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 पे हाफ रेडियस का सर्कल बनाना है। सबसे पहला काम तो डोमेन। उसके बाद अपने को पूछा क्या है कि z(e⁻1/z अपॉन z²-1), इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, z(e⁻1/z z-1 z+1)। अच्छा, इसको प्रॉब्लम कहाँ है, 0 पे। बट जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है ना, वो तो मेरे डोमेन के अंदर है ही नहीं, तो ये हट गया। इसको कहाँ प्रॉब्लम है, 1 पे। इसको कहाँ प्रॉब्लम है, -1 पे। तो जिस पॉइंट पे इसको प्रॉब्लम है ना, वो पॉइंट तो है ही नहीं, सिर्फ बचा क्या, 1। 1 मेरे डोमेन के अंदर आ रहा है। तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z(e⁻1/z अपॉन z+1 अपॉन z-1 dz। ऐसे लिख सकते हैं इसको। समझ में आया सबको ये? पहले ये z²-1 था, इसको z-1 z+1 लिए। एक तो इसको 0 पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये 1 0 आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, 0 नहीं होना चाहिए, बट वो तो मेरे डोमेन के अंदर ही नहीं है। सेकेंड, एक तो 1 पे प्रॉब्लम दे रहा है, बस एक पॉइंट अपने को मिल गया। सेकेंड, -1 पे, वो भी अपने डोमेन में नहीं है। अगर सपोज इसमें भी आ जाता ना, तब हम लोग ये मेथड नहीं यूज कर पाते, तो हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना पड़ता, रेसिड्यू थ्योरम। बट यहाँ पे अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो इसको मैं z-1 1 मेरा इंटीरियर पॉइंट है
और ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन है इस पूरे डोमेन पे, तो मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये समझ में आया सबको? हेलो, यहां तक, यहां से लेके यहां तक सबको क्लियर है? एक बार यस कर दो पहले। हम्म, अब इसको कंपेयर करो किससे? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से। तो जब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ये अपने पास एक एनालिटिक है, ये z माइनस जेड नॉट के फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या आता है? 2 पाई आई इंटू ये जो भी फंक्शन है इस पे क्या पुट करना है? जेड नॉट पुट करना है। तो जेड नॉट क्या है अपने पास? 1। तो जब मैं इस पे 1 पुट करूंगा तो ये 1 ई रेस टू 1/1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2, ये 2 से 2 कैंसल, ये सिर्फ ई बचेगा, तो पाई आई ई, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई आई ई। क्लियर है सबको? जस्ट कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से कंपेयर करके इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आई को इस फंक्शन पे सिर्फ जेड नॉट पुट करना है, तो जेड नॉट क्या है? 1, तो ये पूरे पे जस्ट 1 पुट किए और उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या आ गया? पाई आई ई। तो बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये सबको क्लियर है? हेलो, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से क्लियर है सबको? ये कैसे यूज करना है अपने को कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला? अब एक क्वेश्चन और था, उसको इससे कर तो सकते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इससे जाने दो। अभी सेकेंड, रेसिड्यू थ्योरम। सेम क्वेश्चन को हम लोग किसका यूज करके कर सकते हैं? कॉची रेसिड्यू थ्योरम से। अब ये क्या बोलता है, ये रेसिड्यू थ्योरम ना, जैसे उसमें प्रॉब्लम था एक ही पॉइंट पे, जैसे अगर किसी डोमेन पे सिर्फ एक पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है, जैसे अगर वो एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, तब तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। बट रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है? ये मेरोमॉर्फी फंक्शन के लिए, मेरोमॉर्फी फंक्शन मतलब सपोज मान लेते हैं फंक्शन जो है वो ऐसे कुछ पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, या फिर ये सपोज इसके पास पोल है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स है, Z1 Z2 Z3 से लेके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? f इज अ मेरोमॉर्फिक फंक्शन। मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? f इज एनालिटिक, सपोज ये डोमेन D है, ऑन D एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट, एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट, मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। उसको बोलते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन, मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंट को छोड़ के पूरे डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक होगा। और वो पॉइंट क्या है? सपोज Z1 Z2 Z3 से लेके Zn तक है। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है किसी f ऑफ z dz का, तो मैं जस्ट क्या करूंगा? 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करूंगा किसको? जितने भी पोल है या फिर जितने भी सिंगुलैरिटी है जिस पॉइंट पे फंक्शन फेल कर रहा है एनालिटिक, उन सबका मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि पोल ही होगा, ये डिपेंड करता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन फेल कर रहा है एनालिटिक, तो उस पॉइंट पे मैं रेसिड्यू कैलकुलेट करूंगा और ऐसे जितने भी ए आईज होंगे उनका सम करूंगा, वेयर आई इज बिलोंग्स टू 1 to n। तो ये इन जनरल आ जाता है कि अगर मान लो एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो बहुत सारे पॉइंट है, फाइनाइट पॉइंट, मतलब 2 4 10 कितने भी हो सकते हैं, अगर उससे वो फेल कर रहा है एनालिटिक, तब भी हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। ये क्लियर है सबको? रेसिड्यू थ्योरम, जस्ट अपने को वो पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे फंक्शन फेल कर रहा है एनालिटिक, उन सब पे अपने को रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, उसका सम करना है और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना है। ये थ्योरम क्लियर है सबको? और वेर ये इसको कॉची का रेसिड्यू थ्योरम क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो, फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग।
मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब ये होता है ऐसा कि उसके पास मतलब वो हर जगह एनालिटिक होता है, और जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होता है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हेलो, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ सही बात है, होगा, क्योंकि फाइनाइट पॉइंट है ना, एक्चुअल में अगर फाइनाइट पॉइंट से ज्यादा रहेगा तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाता है, वो डेफिनेशन से ही हो जाता है। हाँ सही है। एक्चुअल में जब हम लोग इसको लॉरेंट सीरीज में डिफाइन करते हैं ना, तो पोल के लिए वो जो टर्म्स आते हैं वो फाइनाइट टर्म्स आते हैं, तभी इसको पोल बोलते हैं। अगर वो इनफाइनाइट टर्म्स हो गया ना तो वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाता है। तो वैसे ही वो मेरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं डेफिनेशन में यूज कर रहा हूँ ना, एक्सेप्ट सम पॉइंट। तो जब हम लोग उसका टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज निकालते हैं तो उसमें सिर्फ फाइनाइट टर्म्स ही आते हैं। अगर उसमें फाइनाइट टर्म्स होगा तो वो पोल हो जाता है, और जब इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे तो उसको हम लोग एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन में ही हो जाता है। तो ये थ्योरम का अप्लाई करते हैं, बट एक्चुअल में रेसिड्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तब भी उसका रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉरेंट सीरीज का यूज करते हैं। मतलब जैसे 1/z, अगर ओरिजिन पे जीरो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका कोएफिशिएंट लेंगे, अगर किसी और पॉइंट के कर रहे हैं तो लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन निकालो, और इसका जो भी कोएफिशिएंट आता है उसी को बोलते हैं रेसिड्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट वाला यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी आएगा ना वो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर सिंपल पोल है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज एफ के पास एक सिंपल पोल है, एफ हैज अ सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू ए। मान लो एक कोई डोमेन है, किसी एक पॉइंट पे एफ के पास एक सिंपल पोल है। मतलब किस टाइप का होगा, कुछ ये टाइप का फंक्शन होगा। सिंपल पोल मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए, ये टाइप का अगर कोई फंक्शन है, और यहाँ पे g ऑफ z जो है ये नॉन जीरो, या फिर एनालिटिक बोलते इसको, ठीक है। तो ये टाइप का कोई फंक्शन है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसके पास सिंपल पोल आ रहा है। अब ध्यान से सुन, तो अगर किसी पॉइंट पे f के पास सिंपल पोल है और मुझे रेसिड्यू निकालना है f ऑफ z का a पॉइंट पे, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a f ऑफ z। ये अपने पास रेसिड्यू, इसका यूज करना है। एक तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करना है, और रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जस्ट अभी मैं सिंपल पोल के लिए बता रहा हूँ। जनरल हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का जनरल फॉर्मूला नहीं देखे। रेसिड्यू थ्योरम में अगर 2 ऑर्डर का पोल या मल्टीपल ऑर्डर का पोल होगा तो उसके लिए भी नहीं देख रहे, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें सिर्फ सिंपल पोल यूज हो रहा है। तो हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ सिंपल पोल के लिए देखेंगे कि अगर एफ के पास सिंपल पोल है किसी पॉइंट पे तो उसका रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको। अब इसका यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो पहले। हेलो, सिंपल पोल का रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला। तो अपने पास दो इंफॉर्मेशन आ गई, एक तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए रेसिड्यू थ्योरम का, और एक तो सिंपल पोल पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट ए आई, वेर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, वेर ए आई इज अ पोल, ठीक है। सेकेंड, अगर सिंपल पोल है, मुझे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जेड का किसी पॉइंट पे, अगर ये सिंपल पोल आ रहा है तो लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई जेड माइनस ए आई एफ ऑफ जेड। ये दोनों अपने को यूज करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या था अपना, अपने को एक सर्कल दिया था, सर्कल क्या था, जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये गिवन था।
और जो इंटीग्रेशन पूछा था वो 1/z³ - 1 dz, ये अपने को पूछा है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसके पास कितने पोल है वो निकाल लेते हैं। तो इसके पास सिर्फ एक ही पोल आ रहा था क्योंकि बाकी तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके पास सिर्फ एक पोल है। तो उसी पोल पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। तो मुझे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, क्योंकि एक ही पोल आ रहा है ना, बाकी सब तो बाहर आ रहे हैं, तो अपने को उससे मतलब नहीं, जो डोमेन के अंदर आ रहा है, जिस डोमेन को मुझे चेक करना है, सिर्फ अपने को वही लेना है। तो वो अपने पास क्या आ रहा है, सिर्फ 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंडिंग टू 1 z - 1 f ऑफ z। तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z - 1 f ऑफ z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ z - 1 z² z + 1। तो ये पूरा कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। यहां तक क्लियर है सबको, 1/3, ये समझ में आया सबको। 1 पे हम लोग रेसिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z³ - 1। इस डोमेन पे इस फंक्शन का 1 पॉइंट पे ये रेसिड्यू आ गया, कितना, 1/3। अब हम लोग यूज करते हैं रेसिड्यू थ्योरम का। तो इससे अपने पास आ गया, अपने पास रेसिड्यू आ गया, और एक ही पोल है तो उसी पॉइंट पे। तो समेशन कब यूज करते हैं, जब बहुत सारे पोल आएंगे। तो तीनों अगर इंटीरियर पॉइंट पे आ जाते हैं तो हर पॉइंट पे अपने को निकालना पड़ता, बट सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकालेंगे। तो जो अपने पास आंसर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z³ - 1 dz, इसका आंसर क्या होता है, 2πi इंटू, एक ही रेसिड्यू आ रहा है और वो भी कितने पॉइंट पे, 1 पे। तो ये आंसर आ जाएगा 2πi इंटू 1/3। बट अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है, 1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ z³ - 1 dz। तो ये 2πi को उठा के ये साइड लेके आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। मतलब हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, जो अपना कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला उसका भी यूज कर सकते हैं और रेसिड्यू थ्योरम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जब भी अगर सिंपल पोल के लिए पूछ रहा है ना, तो हमेशा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करो। अगर वो सेकेंड ऑर्डर का पोल है, थर्ड ऑर्डर का पोल है, तब रेसिड्यू थ्योरम का यूज करना है। अदरवाइज हमेशा क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से ही हो जाता है। ये समझ में आया सबको, हेलो। और सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड वाला एग्जांपल क्या था अपने पास, उसमें पूछा था z e⁻⁻z z² - 1, और डोमेन क्या दिया था, 1 पे हाफ रेडियस का सर्कल बना था। तो ये कुछ हाफ, 3/2 और ये 1। अब फिर से इसमें क्या यूज करेंगे, रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये देखो, इसमें पोल कितने आ रहे हैं, सिर्फ दो ही पोल आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक तो -1 आ रहा है। बट -1 तो डोमेन में है नहीं, सिर्फ 1 आ रहा है, तो मतलब सिंपल पोल हो गया। तो सिंपल पोल के लिए जब रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ z का 1 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो 1 पे इसका रेसिड्यू क्या आ जाएगा, फिर से सेम फॉर्मूला, कि लिमिट z टेंडिंग टू 1 z - 1 f ऑफ z। तो ये आ जाएगा मेरे पास, लिमिट z टेंडिंग टू 1 z टेंड्स टू 1 z - 1 f ऑफ z के प्लेस पे z e⁻⁻z अपॉन, इसको लिख सकता हूँ z - 1 z + 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब मैं 1 अप्लाई करूंगा तो ये 1 e⁻1/1 1 + 1 e/2। ये क्लियर है सबको। तो इस डोमेन पे इस फंक्शन का, मतलब ये जो भी फंक्शन है, इसका रेसिड्यू क्या आ रहा है, 1 पे e/2 आ रहा है। ये क्लियर है सबको यहां तक। तो ये अपने पास रेसिड्यू आ गया। अब किसका यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। कितने रेसिड्यू आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, तो हम लोग उसको 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2, जो भी आंसर आएगा अपना, उसको 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई ei, ये अपने पास आंसर आ गया। मतलब हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं और
कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों क्लियर है सबको? हम लोग सिर्फ सिंपल पोल के लिए देखें क्योंकि 2020 में मतलब एन वाला पूछा भी नहीं है, डेरिवेटिव वाला, तो सिंपल इसी में पूछा है। दोनों मेथड क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका सेट में भी क्वेश्चन बनता है, नेट में भी क्वेश्चन बनता है। अगर गेट का दोगे तो गेट में भी क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी में डायरेक्ट रहेगा, किसी में थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा, बट हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोनों मेथड क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। हेलो, हेलो, क्लियर है तो एक बार यस कर दो, फिर आगे हम लोग चलते। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो सर, वो स्टीरियोग्राफी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो कल, ठीक है चलेगा। वो अच्छा है बट उसका क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब उसमें क्या रहता है कि स्पेयर लेते हैं। ठीक है, मैं कल थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बस में कुछ रहता नहीं कि स्पेयर है, उसके मतलब हर पॉइंट को ऐसे मैप कराते हैं, इसको बोलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। एक प्लेन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और एक स्पेयर लेते हैं, ठीक है, और उसको मतलब जैसे 1 to 1 मैप मैंने जो बताया था ना, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है। मतलब स्पेयर के हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाता है। उसका एक फॉर्मूला है कि यहाँ के हर एक पॉइंट के लिए स्पेयर पे एक पॉइंट मिलता है, और स्पेयर के हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, और जितने भी इन्फिनिटिव है इन सबको यहाँ पे मैप कराते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था इसमें, एक तो हम लोग इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का, बट जैसे अगर वो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो एग्जाम में ना हम लोग कॉची इंटीग्रल या रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके कर सकते थे। क्वेश्चन था ये, कि p एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, कंसिडर क्लोज कर e रेस टू आई थीटा, मतलब थीटा इज 0 to 2 पाई। इसका मतलब एक सर्कल होगा, यूनिट सर्कल होगा, जस्ट ये कह रहे हैं। तो एक यूनिट सर्कल है, एक फंक्शन होलोमॉर्फिक है, z इज लेस देन r, मतलब एक सर्कल होगा ओरिजिन पे जिसका रेडियस r है, उस डोमेन पे मेरा फंक्शन होलोमॉर्फिक है, वेयर r इज ग्रेटर देन 1, f के पास में जीरो है, f has a zero only at z naught and it is of multiplicity q, मतलब z naught पे फंक्शन के पास क्या है, q मल्टीप्लिसिटी का एक क्या बोले जीरो है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन को ना जैसे कोई भी फंक्शन है, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ z माइनस जेड नॉट, इसका मतलब क्या है कि z पे अगर मैं यहाँ पे जेड नॉट पुट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, 1। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि किसी भी पॉइंट पे उसके पास कितने ऑर्डर का जीरो है, तो जस्ट उसका डेरिवेटिव निकाल दो। और अगर उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है, तो जिस नंबर ऑफ टाइम पे वो डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है उतने ऑर्डर का उसके पास जीरो होता है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z3। अगर क्वेश्चन आया कि इसके पास z इज इक्वल टू जीरो पे कितने ऑर्डर का जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो मैं इसको एक बार करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 3z²। इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो 6z। अब इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब ये जीरो पे नॉन जीरो है, यहाँ पे मैं जीरो पुट कर रहा हूँ तो जीरो आ रहा है, जीरो पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, ये भी जीरो पे जीरो आ रहा है, बट ये वाला फंक्शन मेरा जीरो पुट करने पे जीरो नहीं आ रहा। तो किस पावर में आ रहा है, मतलब किस डेरिवेटिव पे, तो जब n इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये है
कि जो जेड क्यूब का जीरो पे जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितना आ रहा है 3। ये क्लियर है सबको? तो ऐसे कोई भी फंक्शन हो, अगर जेड रेस टू एन है तो जीरो पे इसके पास इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी एन। ऐसे लिखूं तो इसके पास ए पॉइंट पे एन ऑर्डर का जीरो है, या फिर जीरो पे जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है जीरो की वो कितना आ रहा है एन आ रहा है। ये क्लियर है सबको? चेक कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालो तो जो nth डेरिवेटिव रहेगा इस पॉइंट पे क्या आएगा, हमेशा नॉन जीरो आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ऑर्डर ऑफ जीरो या उसकी मल्टीप्लिसिटी किसको बोलते हैं हम? क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा, क्वेश्चन जो पूछा है ना ये पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेस टू पी एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये कह रहा है कि एफ ऑफ जेड के पास जेड नॉट पे जीरो है और कितने ऑर्डर का है या फिर उसकी मल्टीप्लिसिटी क्यों है, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको ना दो तरीके से करेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, उससे डायरेक्ट आता है। तो इसका जो मतलब जनरलाइज वाला है, जो सिंपल वाला उससे नहीं आएगा, क्योंकि वो रहता है वो इसके लिए। तो इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। बट अगर सपोज अपने को नहीं पता है, अगर मान लो अपने को जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके या कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर किसी फंक्शन के पास जेड नॉट पे जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्यू है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू जी ऑफ जेड वेयर जी ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो। ये टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, बट इसको रखो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है जो नॉन जीरो आ रहा है तब भी इसका मतलब जेड नॉट पे इसकी मल्टीप्लिसिटी क्यू होगी। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। हेलो, एफ ऑफ जेड को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर जेड नॉट पे इसका मल्टीप्लिसिटी क्यू है तो फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्यू जेड माइनस जेड नॉट क्यू माइनस वन जी डैश जेड, और इसको ऐसे ही रखो, प्लस जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। हेलो, और यहाँ से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जेड माइनस जेड नॉट रेस टू क्यू माइनस वन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा, बट अगर अपने को नहीं पता है फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ये कॉमन ले लूँ तो सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, क्यू इंटू यहाँ पे क्यू जी ऑफ जेड प्लस जेड माइनस जेड नॉट। यहाँ तक क्लियर है सबको? हम लोग ने क्या यूज़ किया है, ये कह रहा है कि f के पास जेड नॉट पे जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी q है, मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, f डैश जेड निकालना है। तो f डैश जेड निकालना है तो मैंने इसको ये निकाल दिया। तो जब इसको डेरिवेटिव किए u इंटू वी रूल यूज़ करके तो ये आ गया, कॉमन वगैरह करके ये सब अपने पास आ गया। तो ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। अरे टाइम भी हो गया, ठीक है। ये एक बार जस्ट इसका रेसिड्यू थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं, बाकी ये सिंपल है, हम लोग आर्गुमेंट प्रिंसिपल से कर सकते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे, देखो जो f डैश जेड नॉट अपॉन एफ ऑफ, ये इसको ऐसे लिखना है अपने को। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, f डैश जेड क्या आ रहा है अपने पास, जेड माइनस जेड नॉट, और इसमें ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ बचेगा क्या, 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो अपॉन में क्या बचने वाला है, 1 अपॉन
जेड नॉट, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो और ऊपर क्या बचने वाला है अपने पास, q इंटू जी ऑफ जेड प्लस जेड माइनस जेड नॉट, ये अपना न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ जी ऑफ जेड बचेगा। जी ऑफ जेड, और जी ऑफ जेड कैसा है, नॉन जीरो, हम लोग ने पहले ही एज्यूम किया। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब अपने को पूछा क्या है, जेड रेस टू पी एफ डैश जेड अपॉन एफ ऑफ जेड अपॉन 2z पाई आई, इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 पाई आई रहता है, बट 2 आई पाई तो ऑलरेडी यहाँ पे, जस्ट अपने को रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। और रेसिड्यू किस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ जेड नॉट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे, इसको जेड नॉट पे। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ ऑफ जेड नॉट को सिर्फ जेड नॉट पे कैलकुलेट करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड, और ये पूरा एफ ऑफ जेड आ रहा है, तो मतलब जेड माइनस जेड नॉट जी ऑफ जेड नॉट, ये पार्ट तो जीरो, यहाँ पे क्यू आ गया, और ये अपने पास जी ऑफ जेड नॉट, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास और भी कुछ था ना, अच्छा यहाँ पे ये भी आ रहा है ना, जेड रेस टू पी भी है, क्वेश्चन में ही है वो, तो यहाँ पे जेड रेस टू पी। तो अगर ये सब कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, सिर्फ बच क्या रहा अपने पास, क्यू इंटू जेड पी, और जेड के प्लेस पे क्या पुट करना है, जेड नॉट। तो जो आंसर आ जाएगा क्यू इंटू जेड नॉट रेस टू पी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर अपने को रेसिड्यू थ्योरम पता है ना, तो उसका यूज़ करके हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हो जाता है ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट इसका भी यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, बाय यूजिंग कैलकुलस और रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करके हम लोग ये कैलकुलेट किया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से कैसे करेंगे। ये क्लियर हुआ सबको, जस्ट रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ किए और एक जीरो का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ किए कि किसी पॉइंट पे अगर जीरोज आ रहा है किसी ऑर्डर का, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये अपने पास एप्लीकेशन हो गया रेसिड्यू थ्योरम का। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब कॉम्प्लेक्स का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल भी देख लेंगे। तो एक बार क्या करो, मैं बाकी का वीडियो भी सेंड कर देता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स की वीडियो देखो, उसमें कुछ वीडियो मिसिंग है,